वेलकम स्टूडेंट्स टू धृति क्लासेस। आप सभी का स्वागत है एक नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग जो है 10th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसके पहले आपने डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, सीखा है। पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा, पॉलिटिकल पार्टीज में भी सीखा है आपने। 9th क्लास में डेमोक्रेसी चैप्टर भी आपने पढ़ा है। हमें यहाँ चैप्टर में क्या पढ़ना है? हमें यह चैप्टर पढ़ना है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी का जो भी हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं उससे हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए, या जो भी उम्मीद हम करते हैं वो फुलफिल होती है या नहीं होती है। और अगर नहीं होती है तो फिर हम डेमोक्रेसी को क्यों फॉलो कर रहे हैं, और अगर होती है तो किस तरीके से होती है। ये सारे सवालों के जवाब हम लोग को डेमोक्रेसी मिलने वाले। तो सबसे पहले बात आपको समझना होगा कि डेमोक्रेसी कोई ऐसा मैजिकल वॉन्ड नहीं है कि हैरी पॉटर की तरह लेवियोसा और आप जो है आपकी किस्मत खुल जाएगी और आप एकदम करोड़पति बन जाइएगा और आप पति बन जाइएगा, आपकी सारी दुख समस्याएं सब कुछ दूर हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। और ऐसा सिर्फ डेमोक्रेसी में नहीं, किसी में भी नहीं है कि आप डिक्टेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो और वहां पर जो है आपका हिटलर भाई साहब जो है सब कुछ ठीक करवा देंगे आपका, व्लादिमीर लेनिन सब कुछ ठीक कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। या आप मोनार्की में हो तो मोनार्क जो है राजा जो है सब कुछ ठीक कर देगा, ऐसा नहीं होता है। तो फिर हमें यह समझना होगा कि फिर डेमोक्रेसी से हमें उम्मीद क्या करनी चाहिए, क्या आइडियलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए और क्या प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए डेमोक्रेसी से हमको डिमांड करने की या डेमोक्रेसी से उम्मीद करने की। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। चलिए धीरे धीरे एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या क्या आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में हम लोग को पढ़ना। पहली बात आती है कि डेमोक्रेसी में हमें क्या समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या हमारे लिए करे और डेमोक्रेसी से रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेसी ये फुलफिल करती है या नहीं, जो हमने पढ़ा। डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर टू डिक्टेटरशिप और इट्स अल्टरनेटिव। डेमोक्रेसी बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है जब भी हम कंपैरिजन करते हैं डेमोक्रेसी को किसी भी नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें आप कह सकते हैं कि मोनार्की भी आ सकती है, जिसमें आपको जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी आ सकती है, जिसमें आपको डिक्टेटर गवर्नमेंट भी आ सकती है, उससे बेटर है। क्यों है बेटर? क्योंकि कुछ कंडीशंस ये फुलफिल करती है, या कुछ कंडीशंस हमारे लिए देती है। प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजंस। भारत की अगर बात करें तो भारत के संविधान में आपको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। फंडामेंटल राइट्स का पहला ही आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वलिटी, यानी आपको जो है समानता का अधिकार है, सामाजिक तौर पर भी, धार्मिक तौर पर भी, या जेंडर के तौर पर भी, कहां जन्म लिए उसके आधार पर भी आपके पास इक्वलिटी का अधिकार है। ये कहां मिल रहा है आपको? डेमोक्रेसी में मिल रहा है। बाकी जगह आपको नहीं मिल रहा है। आप काले हो, गोरे हो, अमीर हो, गरीब हो, कहीं के भी हो, कोई भाषा क्यों नहीं बोलते हो, किसी भी जेंडर के क्यों ना हो, आपको इक्वलिटी मिलेगी। एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। हर एक इंसान की खुद की जो कह लीजिए कि सम्मान है समाज में, वो बढ़ाता है डेमोक्रेसी। क्योंकि अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं, आपको अगर हिटलर रेजिम याद हो, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो क्या वहां पर इंसान की डिग्निटी बच रही थी? जस्ट बिकॉज आप सर्टेन तरीके से दिखते हो, सर्टेन आई कलर है आपका, इस वजह से आपको जो है प्रताड़ित किया जा रहा था, आपको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, आपको जो है गैस चैम्बर में बंद करके मार डाला जा रहा था। तो ये डेमोक्रेसी है जो आपको हर एक इंसान की जो है डिग्निटी बढ़ाती है, मेंटेन रखती है, धीरे धीरे हर किसी को सही से जीने का अधिकार देती है। इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। हर बार हमको डेमोक्रेसी से ये शिकायत भी रहती है कि डिसीजन लेने में बहुत देरी लगाते हो। एक बार जो है सोचोगे, फिर बिल जो है कैबिनेट में डिस्कस करोगे, फिर कैबिनेट से पास करोगे, फिर हाउस में इंट्रोड्यूस करोगे, फिर वहां डिस्कशन कराओगे, वोटिंग कराओगे, फिर जो है वो नेक्स्ट हाउस में जाएगा, वहां भी सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे, फिर राष्ट्रपति पास जाएगा, फिर साइन होगा, फिर कानून बनेगा, कानून बनने के बाद भी वो ड्राफ्ट होते होते समय लग जाता है। मेरे भाई, समझना होगा आपको कि जब भी कभी आप रियल लाइफ में देखो कि जब भी कभी आप क्विक डिसीजन लेते हो, तुरंत लोग बोलते हैं कि मैं ऐसे ही डिसीजन लेता हूं, ऐसी डिसीजन जब आप क्विकली लेते हो तो आप देखोगे कि अक्सर आपके डिसीजंस गलत साबित होते हैं, अक्सर आपके डिसीजंस गलत साबित होते हैं। लेकिन अगर आप डिस्कशंस करके, अगर आप बहुत सोच विचार करके, कई सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को देख करके, कई सारे लोगों से डिस्कशंस करके, कई बार होता है कि आपके अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू हो, लेकिन वो अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू भी आपकी मदद कर जाता है आपके, कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग में। डेमोक्रेसी वो करता है। अकेले कोई सरकार या अकेले कोई नेता डिसीजन नहीं लेता है, सारे लोगों से डिस्कशन होता है। पार्लियामेंट में सारे अपोजिशन पार्टी के लोग भी डिस्कशन करते हैं, तब जाकर के वो दोनों हाउसेज में होता है। सेम राज्य सरकारें भी करती हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग को एनहांस करता है, बेटर बनाता है। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए, झगड़े, विवाद या आपस में किसी प्रकार का मतभेद हर समाज में होता है, हर देश में होता है। डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक, हर जगह होता है। वो भाषा के आधार पर विवाद हो, धर्म के आधार पर विवाद हो, या किसी भी आधार पर विवाद हो, विवाद होता है। डेमोक्रेसी क्या करता है? डेमोक्रेसी आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स देता है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए। जैसे एक तो है आपके पास लेजिस्लेशन, कि आप कानून बना करके जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हो। कि जैसे काले गोरे का भेद है, आप डेमोक्रेसी में कानून बना दिए कि भैया किसी तरह का भेदभाव नहीं करोगे, क्या बोलते हैं कि इक्वलिटी रहेगी दोनों में।
दूसरा तरीका हो सकता है कि आप एक्जीक्यूटिव बॉडीज के पास जा सकते हो, जिसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव या पुलिस के पास जा सकते हो, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो, आप एसडीओ के पास जा सकते हो। इनसे भी नहीं हुआ तो आप जुडिशरी के पास जा सकते हो। जुडिशरी भी कई सारे लेवल्स हैं। आपको लोअर लेवल पर नहीं मिली, लोअर कोर्ट्स में नहीं मिला तो आप हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट्स में नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकते हैं। मल्टीपल वेज है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है। ये आपको कौन देगा? डेमोक्रेसी ही देगा। नहीं तो राजा तो कह देगा कि मैंने मान लिया कि यही बकरी ने जो है दीवार गिराई थी, इसके मालिक को जो है फांसी दे दो, मेरा वचन ही है मेरा शासन। डेमोक्रेसी में कैसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। देन हमारा फॉर्म आता है अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, यानी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। गलतियां हम एक्सेप्ट भी करते हैं डेमोक्रेसी में, गलतियों को सुधारते भी हैं। एग्जाम्पल, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे कानून पहले हम बना चुके होते हैं, उन कानूनों को हम दोबारा से हटाते हैं, एडिट करते हैं, नया कानून लाते हैं। पुरानी बातों जो अब उनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है उसको हम हटाते हैं, उसको हटा करके जो यूटिलाइज करने लायक कानून है उसको बनाते हैं। बहुत सारे तरीकों, मतलब हम गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जब पढ़ा भी होगा, अपने रशिया के टाइम पर भी आपने पढ़ा होगा कि लेनिन और स्टालिन के कलेक्टिवाइजेशन के चक्कर में बहुत सारे, मतलब लाखों लोगों की मौत हो गई थी भूखमरी से, क्योंकि वो अनाज नहीं उगा पा रहे थे कलेक्टिवाइजेशन करने की वजह से। तो वो गलती भी अपनी एक्सेप्ट नहीं करते। हिटलर, आपने जो सिर्फ एक कलर के आधार पर जो है, आप कह सकते हैं कि रेस के आधार पर आपने जो है किसी को मारना शुरू कर दिया, मारने के बाद भी आपको कभी ये नहीं एहसास हुआ कि मैं गलती कर रहा हूं और मैं उसे सुधारूं। ये डेमोक्रेसी ही है जो आपको सुधारने का मौका देती है। ठीक है, ये रूम आपको देती है गलतियों को करेक्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस। देखिए, अभी जो हमने बड़ी बड़ी बातें की कि इक्वलिटी प्रमोट करता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की, ये आइडियलिस्टिक है। इसका सैद्धांतिक तौर पर बाय प्रिंसिपल ये बहुत अच्छा है। क्या ये प्रैक्टिकली डेली लाइफ में हमारे साथ हो रहा है, या इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कतें आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो कैसे, और उसको कैसे रिजॉल्व करें, इसके बारे में देखते हैं। इसी वजह से हम लोग को जो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में सोचना है कि जो डेमोक्रेसी हम सोच पा रहे हैं, जो उम्मीद हम लगाए बैठे हैं डेमोक्रेसी से, क्या वो हमें मिल रही है? इसमें सवाल आता है क्या कि डेमोक्रेसी को क्या हम सिर्फ मोरल रीजंस की वजह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मतलब चलो यार हमारी सरकार होगी, हम चुन करके भेजे रहेंगे इसलिए, या सच में कुछ सब्सटेंसिव है, कुछ वैलिड रीजन है जिसकी वजह से हम दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बजाय डेमोक्रेसी को चुन रहे हैं? क्या कोई प्रूडेंशियल रीजन है हमारे पास? 100 से भी ज्यादा देशों ने डेमोक्रेसी एक्सेप्ट की है, दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स भी हैं। फिर 100 से ज्यादा देशों ने डेमोक्रेसी एक्सेप्ट की है, कोई तो कारण हो सकता है। आप ये कहेंगे कि जरूरत थोड़ी कि 100 लोगों ने कोई डिसीजन लिया तो वो सही होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूं, गलत भी हो सकता है, बट कोई तो कारण होगा। वो कारण क्या है? वो कारण ये कारण क्या, वो तो देखेंगे। लेकिन सोचिए कि इसमें सारे लोगों के पास अपना संविधान है जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, उनके पास भी चुनाव होता है, उनके पास भी पार्टीज, और वो भी अधिकारों की बात करते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि 100 के 100 देश जो है अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनकी सोच अलग है, भाषा अलग है, कल्चर अलग है, फिर भी उनमें कॉमन क्या है? डेमोक्रेसी। ऐसा क्या है भाई कि जर्मनी ने भी आज डेमोक्रेसी अपना ली? ऐसा क्या है कि ब्रिटेन में भी डेमोक्रेसी आज के डेट में, फ्रांस में भी डेमोक्रेसी आज के डेट में? ऐसा क्या है, क्यों ऐसा हुआ है, उसके बारे में समझते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी हर तरह के सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। एटलीस्ट कि आप किसी भी समाज में रहते हो, डेमोक्रेसी अगर आपके पास है तो आप उस समाज के सिचुएशन को या प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कराने की, उसकी डिस्कशन करने की आप बात कह सकते हैं। आप किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड में रहते हो कि आप अपने इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बात कर सकते हो, उन पर प्रेशर डाल सकते हो, उनसे डिस्कशन करवा सकते हो। तो डेमोक्रेसी जो है वो हर तरह की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को एटलीस्ट एड्रेस करता है, सुनता है, समझता है, फिर देखता है कि हमें इसमें क्या एक्शन लेना है। तो ये डेमोक्रेसी ही में ही हो सकता है। इफ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, वी स्टार्ट लिविंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, ये रोज होता है। कुछ भी गड़बड़ हुआ, सड़क पर धूल ज्यादा कैसे है, कुछ कचरा ज्यादा कैसे है, हर बात पे हम कहते हैं सरकार बेकार है, डेमोक्रेसी बेकार है, कैसे देश में रह रहे हैं। यहाँ तो बहुत लोग कहते हैं कि जो भी चोर वगैरह हो उसको तुरंत गोली मार देनी चाहिए। ऐसा नहीं चलता है डेमोक्रेसी में कि आपकी एक उम्मीद या आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आपने डेमोक्रेसी के आइडिया को ही चैलेंज कर दिया, ये डेमोक्रेसी ही बेकार है। क्योंकि चुनने वाले आप ही थे, आप ही ने चुन करके नेता को बैठाया था। तो डेमोक्रेसी अगर बेकार है तो फिर आपने ही चुन करके डेमोक्रेसी लाई थी ना, आपने ही चुनाव करके वोट डाला था ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एक प्रॉब्लम आई और आपने जो है डाउट करने लगा कि डेमोक्रेसी सही है या गलत। अब सवाल आती है कि डेमोक्रेसी से उम्मीद करने से पहले आपको यह भी समझना होगा कि डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो आपको एक सर्टेन सिचुएशन क्रिएट करके दे रहा है जिससे आप अपने कह सकते हैं कि अचीवमेंट्स को फुलफिल कर पाओ। बस कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसा करती है। फर्क क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो आप ये नहीं समझ सकते हो कि एकदम जादू कर दिया जाए, एकदम सब कुछ जो है टाइप्स वो
एलियन टाइप सब कुछ आपको जो है फुलफिल हो जाए, नहीं, ये सिर्फ कंडीशंस अचीव क्रिएट करके देता है जो आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सिटीजन की जिम्मेवारी है, आपको सरकार ने राशन कार्ड बनाने को दिया कि आप राशन कार्ड बना करके आप जो है राशन उठा सकते हो। अब आप देख रहे हो कि गरीबों का हक मार करके 5-5 मंजिला इमारत वाले आप जो राशन कार्ड बना रहे हो, तो आप क्या सही कर रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन आपको जो है पावर देता है, आप राइट टू वोट, चुनाव में वोट डालकर सरकार चुनो। आप वोट डालने वाले दिन कहते हो कि हमारे यहाँ तो आज छुट्टी है, इलेक्शन है, जा रहे हैं पार्क में घूमने जा रहे हैं, मॉल घूमने जा रहे हैं, क्या होगा मेरे एक वोट से, क्या ही बदल जाएगा मेरे एक वोट से? अरे भाई साहब, अभी अभी चुनाव हुआ है, कितने लोग 10 वोट से, कितने लोग 100 वोट से, कितने लोग 50 वोट से, कितने लोग एक वोट से भी हारे हैं और जीते हैं, और आप कहते हो कि मेरे वोट से क्या हो जाएगा? फिर आप कहते हो डेमोक्रेसी में भी चेंजेस नहीं आ रहे, डेमोक्रेसी बेकार है, देश छोड़ के चले जाना चाहिए, कहीं दूसरी जगह बस जाना चाहिए। अरे दूसरी जगह भी आप जहां जाना चाह रहे हो वहां भी डेमोक्रेसी ही है, आप जहां जाना चाह रहे हो वहां भी डेमोक्रेसी ही है। तो हर एक आप अपने ब्लेम डेमोक्रेसी को ब्लेम करने से पहले आप खुद को भी देखो कि आप डेमोक्रेसी में रह करके उस कंडीशंस को सच में उस कंडीशन को यूटिलाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये भी आपको देखना होगा। अब डेमोक्रेसी से रिलेटेड हमें जो है ये भी पॉइंट्स देखने हैं कि डेमोक्रेसी से आउटकम हम अचीव कर रहे हैं, उससे पहले हमको समझना होगा कि डेमोक्रेसी ये 3 चीज फुलफिल कर रही है कि नहीं। क्या वो अकाउंटेबल है, जवाबदेह है? क्या वो रेस्पॉन्सिव है, जिस वजह से आपने चुना है जो काम करने के लिए, क्या वो करता है? क्या वो लेजिटिमेट है, यानी आपने क्या कानूनी तरीके से सरकार को चुना, या सरकार में कल को उठ करके कोई भी आके कह दे कि हम ही प्रधानमंत्री हैं, हम ही राष्ट्रपति, हम ही मुख्यमंत्री है, क्या करना है कर लो, हाँ मेरा वचन ही है मेरा शासन, ऐसा है क्या? क्या वो कानूनी तौर पर चुना है आपने? ये देखना है हम लोग को। अब इसमें पहला टर्म आता है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल बोले तो कि क्या वो जवाबदेह हैं, और जवाबदेह हैं तो कैसे? जवाबदेह हैं तो कैसे, देखते हैं इसको। अकाउंटेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी किसकी तय होनी चाहिए? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की, यानी जिसको आपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसको आपने चुन करके भेजा है, तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी 2 तरीके से आप तय करा सकते हैं। एक तो जब आप बात करते हैं पार्लियामेंट में आपके पास गवर्नमेंट के साथ साथ अपोजिशन भी होती है, विपक्ष, और अपोजिशन का काम है गवर्नमेंट से सवाल करना, उसकी गलतियों को सामने लाना, उसके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। और अपोजिशन प्लस गवर्नमेंट टोटल हाउस को रेस्पॉन्सिबल होता है, अकाउंटेबल होता है टोटल हाउस को, यानी पूरे हाउस को, पूरे पार्लियामेंट को गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होती है, अकाउंटेबल होती है, जवाब देना पड़ता है उसको। ये कानून क्यों लाए हो, इस कानून से क्या होगा, ये जो है देश में ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब दो, पहला। दूसरा आ गया थ्रू इलेक्शंस, कि भाई साहब इस बार तो गलती हो गई, तुमने जो कह के गए थे हमने वोट दे दिया, अब जवाब दो मुझे कि तुम जो कह के गए थे वो किए। याद भी है कि फुलेरा का आपको जो सड़क बनवाना था विधायक जी, आपको याद भी है, तो वहां आप जवाब मांग सकते हो, वहां उनको जवाब देना पड़ेगा। जवाब सही नहीं मिला आपको, वोट किसी और को, बस वोट देना जरूरी है, वोट किसी और को। तो यहां भी आप अकाउंटेबिलिटी तय कर सकते हो कि नेताजी ने सही जवाब नहीं दिया, या नेताजी हमारे कहने लायक जो कह के गए थे वो नहीं फुलफिल किए, तो हमें जो है नेताजी की बात पर यकीन नहीं हो रहा है। तो अकाउंटेबल है कि नहीं? अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न अबाउट विथ एंश्योरिंग दैट पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स। डेमोक्रेसी में सबसे अच्छी बात हमारे पास होती है कि हम अपने रूलर्स को चुन पाते हैं, वोट दे करके अपने मनपसंद नेता को हम चुन करके सरकार में बैठा सकते हैं, प्लस उनके ऊपर हमारा कंट्रोल भी रहेगा। कैसे कंट्रोल? अभी जैसे मैंने बताया कि अगली बार आओ वोट मांगने, बताता हूं मैं तुमको, तुम क्या क्या कहते, ये करवा दूंगा, सड़क बनवा दूंगा, नाली बनवा दूंगा, पुल बनवा दूंगा, ट्रैफिक हटवा दूंगा, हटवाए, ठीक करवाए, नहीं करवाए तो तुमको वोट क्यों दूं मैं? तो पावर कंट्रोल भी उनके ऊपर रहता है जनता का। Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affects them all. बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं whenever नहीं, always। जनता को हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। अब आप कहेंगे कि सर इसका मतलब कि हमें तो फिर पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग करने के लिए, या डिसीजन में डिस्कस करने के लिए विधानसभा में जाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तरीका ये हुआ कि आप पार्लियामेंट में खुद नहीं जा पा रहे हो, रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजो, रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू जो है आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करो। दूसरा, पब्लिक डिबेट्स करो, आप जो है स्कूल्स में, कॉलेजेस में डिस्कशंस कराओ, डिबेट्स कराओ, सड़क चौराहे पर डिस्कशंस कराओ, मीडिया में डिस्कशंस कराओ। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिसीजन मेकिंग का पार्टिसिपेशन करो, क्योंकि डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, जनता की सरकार है, आपकी सरकार है।
इस देश में जो भी होगा वो आपकी वजह से हो रहा है, इस देश में जो भी सरकारें आ रही है वो हमारी वजह से आ रही है। तो हम कैसे नहीं पार्टिसिपेट करें, हमें कैसे नहीं फर्क पड़ना चाहिए। लोग कहते हैं क्या ही फर्क पड़ता है, मेरे सोचने से क्या हो जाएगा। बिल्कुल, आप एक हो, आपके जैसे 140 करोड़ है, सबके सोचने से ही फर्क पड़ेगा। तो आपके जैसे सब सोच रहे हैं कि हमें हमारे वोट नहीं देने से क्या हो जाएगा, हमारे सोचने से क्या ही हो जाएगा या क्या ही होता है, हमें ऐसा नहीं चलता है। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जो है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, डिस्कशंस डिबेट करना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं क्या कानून पास हो रहा है, हमें तो नहीं मतलब, हमें तो नहीं पता। अरे पता होना चाहिए। कल को आप ही उतरोगे कि मेरे अधिकार छीन लिए गए और मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ वैसा हो गया। तो आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करो। तो व्हेनेवर नहीं, ऑलवेज, मेरे हिसाब से तो ऑलवेज यू हैव टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। The most basic outcome of the democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizens, responsible to the needs and the expectations of the citizens. मतलब बहुत बेसिक आउटकम क्या होना चाहिए कि वो अकाउंटेबल सरकार होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबल सरकार होनी चाहिए और वो लेजिटिमेट सरकार होनी चाहिए। इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट, इज इट इफेक्टिव? अब ये सवाल वापस आ गया कहां पर, जहां हमने डिसीजन मेकिंग की बात की थी। इफेक्टिवनेस का और एफिशिएंट होने का कई बार रिश्ता होता भी है, कई बार नहीं भी होता है। जैसे एफिशिएंट का मतलब होगा कि कितनी जल्दी आप काम को निपटा दे रहे हो, इफेक्टिव का मतलब कितनी जोरदार तरीके से, कितनी असरदार तरीके से आपने डिसीजन लिया है। जैसे आप बहुत ही जल्दी डिसीजन ले सकते हो कि इंस्टा चलाऊं पढ़ने बैठूं, इंस्टा चलाऊं पढ़ने, इंस्टा चलाता हूं, बट क्या ये इफेक्टिव हुआ? लेकिन अगर आप डिस्कशंस करते हैं मम्मी पापा से कि मम्मी पापा मैं सोच रहा हूं कि इंस्टा चलाऊं, रील देखूं या पढ़ाई करने बैठूं, तो वो कहते नहीं बेटा पढ़ाई कर लो, बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं। मम्मी कहते नहीं मोबाइल अभी रहने दो, पढ़ाई कर लो, रील अभी रहने दो, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। तो आप सोचते हैं हाँ ठीक सारे डिसीजन निकल कर, तब आप डिसाइड करते हैं किताब लेने बैठना हो सकता है इसमें 10 मिनट लग जाए, हो सकता है इसमें 15 मिनट लग जाए, और वहां डिसीजन लेने में क्विक से किताब इधर रखते और इधर चालू, इंस्टा चालू। तो इफेक्टिव डिसीजन कौन सा हुआ, जल्दी लेने वाला या सोच समझ के लेने वाला? तो डेमोक्रेसी के बारे में वही सवाल आ रहा है कि क्या ये डेमोक्रेसी इफेक्टिव है, एफिशिएंट है? सवाल वही बात है। सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। It is of course true that non-democratic rulers do not have to bother about majorities and public opinion. Non-democratic सरकार है, उनको क्यों ही सोचना है कि जनता के लिए भला है बुरा है, जनता पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जिनको सोचना पड़ता है और सोचना चाहिए कि मेरे इस डिसीजन से जनता पर क्या असर पड़ेगा, जनता के लिए क्या भलाई होगी बुराई होगी, जनता इसको कैसे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। ये सब सोचना पड़ता है डेमोक्रेसी में। नॉन डेमोक्रेटिक सरकार को ये सब नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि वो तो जनता की वजह से चुन करके आए नहीं है, और जनता की वजह से चुन करके आए नहीं तो जनता हटाएगी नहीं, हटा पाएगी नहीं। तो हमें क्यों जल्दी फर्क पड़ना चाहिए कि ये जनता के लिए है या नहीं। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिबरेशन एंड नेगोशिएशन। डेमोक्रेसी में हम चर्चा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, फैक्ट्स और इंस्पिरेशंस पर, आप जो है डेवलपमेंट गोल्स पर डिस्कशंस करके हम डिसीजन लेते हैं। सिर्फ इस बात पर हम डिसीजन नहीं लेंगे कि जनता क्या सोच रही है, हमें यह भी सोचना होगा कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो जनता पर क्या असर देगा। तो 2 पॉइंट्स पर हम लोग यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ टाइम और दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, कि जो वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस वक्त का क्या फायदा या नुकसान हो रहा है। लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड इमेजिन। मान लीजिए हमारे पास जो है गवर्नमेंट के पास कई सारे ब्रांचेस हैं, गवर्नमेंट के पास कई सारे ब्रांचेस हैं, वो क्या कर रहे हैं। A government that may take decisions very fast, but it may take decisions that are not accepted by the people and may therefore face problems. हो सकता है कोई ऐसी सरकार है किसी भी तरह की, नॉन डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक कोई भी हो, जो जल्दी डिसीजन ले रही है, लेकिन वो डिसीजन हो सकता है जनता एक्सेप्ट ना कर पाए, और जनता एक्सेप्ट ना करे तो प्रोटेस्ट करे। In contrast, the democratic government will take more time to follow procedures before arriving a decision. लेकिन अगर सच में कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, सच में लोकतांत्रिक सरकार होगी, जिसको जनता ने बहुत सोच समझ के बैठाया होगा, तो वो समय लेगी, रूल्स को फॉलो करेगी, प्रोसीजर्स को फॉलो करेगी। जैसे बिल इंट्रोड्यूस करने के तरीके हैं, डिस्कशंस कराने के तरीके हैं, पास कराने के तरीके हैं। ऐसा नहीं हुआ कि आपने ऐसे बोला कि मैंने ये बिल ला दिया, पास करो, साइन करो, सब कुछ, चलो राष्ट्रपति जी साइन कीजिए, काम खत्म, डिस्कशन क्यों करना है। रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करे और तब जाकर के डिसीजन पर पहुंचे। इससे जो है जनता में तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, जनता को तब भी बुरा लग सकता है, बट मेजॉरिटी जनता को तब भी बुरा नहीं लगेगा। बिकॉज इट हैज फॉलोड प्रोसीजर्स, इट्स डिसीजंस मे बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। मैंने बोला जनता को प्रॉब्लम तब भी हो सकती है, बट ज्यादातर जनता को नहीं होगी। और नहीं होगी इसका कारण, या जिनको हो रही है उनके पास कारण, आपके पास सेकंड एग्जांपल में आ सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी। आप पता लगा सकते हो कि डिसीजन लेने में प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया गया है, क्या सारे रिप्रेजेंटेटिव्स की बात सुनी गई है, तो आपकी भी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे।
सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पे इज परहैप्स वर्थ इट। इसलिए डेमोक्रेसी जो समय लेती है डिसीजन लेने में वो वर्थ इट है, वो सही है उतना समय लेना। दूसरा टर्म आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में क्या आ गया कि आप जो डिसीजन लिए हो वो हमें कैसे पता कि सही से लिए हो, या डिसीजन जो लिए हो वो हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को पता है या नहीं पता, या बंद कमरे में 4 लोग मिलकर डिसीजन ले लिए, कानून तय कर दिए, कुछ भी बदलाव ला दिए। ये आती है ट्रांसपेरेंसी। हालांकि डेमोक्रेसी बदनाम है, ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं करना चाहती है, धीरे धीरे उस पर काम हो रहा है ट्रांसपेरेंसी को लेकर के आने के लिए। तो सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर, कैन ही और शी फाइंड आउट, क्या वो पता लगा सकता है? The citizens had right and the means to examine the process of decision making। एक तो तरीका ये है, मतलब कह रहा है कि जनता के पास तरीके भी हैं पता लगाने के लिए और अधिकार भी पता लगाने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार कानून आपके पास है, जिसके तहत आप जो है किसी तरह की जानकारी किसी मैक्सिमम बॉडी से आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसको आप कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो अगर आपको ये डाउट हो कि सरकार ने जो है सही से डिसीजन नहीं लिया है, या हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को तो पता ही नहीं, हमारे यहाँ के विधायकों को पता ही नहीं क्या हो गया, हमारे यहाँ के सांसद को पता ही नहीं क्या हो गया, तो आप जो है पता लगा सकते हो कि यह डिसीजंस कैसे लिए गए हैं, क्या ये डिसीजंस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके लिए गए हैं या नहीं लेकर लिए गए हैं। और जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो या तो संविधान से आए होंगे या संविधान के द्वारा यूज किए गए पावर के द्वारा वो रूल बनाए गए होंगे। तो वो जब भी रूल बने होंगे तब भी आपको पता रहा होगा। इसीलिए जब भी आप डिसीजन को अच्छे तरीके से लेते हो समय लेकर के, तो ज्यादातर जनता को एक्सेप्टेबल होता है। अब सवाल बात क्या है कि ये क्या इंफॉर्मेशन आपको नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देगी? चाइना कभी बताएगा कि हमने डिसीजन कैसे लिया? रशिया बताएगा हमने डिसीजन कैसे लिया? या फॉर दैट मैटर कोई भी, बांग्लादेश बताएगा कभी हमने डिसीजन कैसे लिया? पाकिस्तान बताएगा हमने डिसीजन कैसे लिया? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कभी नहीं बताएगी कि हमने डिसीजन लिया तो लिया क्यों, कब लिया, कैसे लिया, वो बताएगी नहीं। और जनता पूछ भी नहीं पाएगी। पूछ के दिखाओ चाइना में कि कैसे डिसीजन हमने ले लिया। पूछा था ना अलीबाबा ग्रुप के मालिक ने, जैक मा ने, गायब हो गया था 3 महीने, कहां गया पता नहीं चला किसी को, उसकी कंपनी किसी को नहीं पता। ये चाइना के सबसे अमीर आदमी की बात हो रही है। हम और आप जैसे लोग तो फिर बात ही छोड़ दो। और हम यहाँ क्या करते हैं, एक छोटा सा RTI एक्ट लगा देते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का एक छोटा सा दस्तावेज लगाइए, घर पर पहुंचेगा आपका खबर 7 दिन के अंदर। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। ये ताकत है डेमोक्रेसी में। क्या बड़े से बड़े मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर के इंदिरा गांधी को भी कटघरे में खड़ा होना पड़ा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो क्या बात करते हैं फिर डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी में ये पावर है आपके पास, ठीक है जी। Therefore, when we are trying to find out the outcomes of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follows procedure and is accountable to the people। तो इसी वजह से हम लोग ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी का आउटकम एक तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करे और जनता को जवाबदेही, मतलब जनता को वो जवाबदेह हो, जनता जवाब मांगे उनको जवाब मिलना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। So we can also expect that the democratic government develops mechanism for citizens to hold the government accountable and mechanism for citizens to take part in the decision making wherever they think fit for। जी हाँ बिल्कुल, कि डेमोक्रेसी में हम जो है अब अकाउंटेबल भी ठहरा सकते हैं सरकार को, और तौर तरीके भी है जिससे हम पता लगा सके कि वो अकाउंटेबिलिटी फुलफिल हो रही है या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि और भी डेमोक्रेसीज में क्या फायदे, नुकसान, आउटकम्स हैं, लेजिटिमेट कैसे है, रेस्पॉन्सिव कैसे है, इकोनॉमिक डिफरेंसेस में क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, सोशल जो डिस्पैरिटी उसको कैसे हैंडल करती है। खैर बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले आता है कि डेमोक्रेसी में आपके पास दूसरा आउटकम है कि क्या लेजिटिमेट है। और लेजिटिमेट होने का मतलब क्या है कि क्या कानूनन तरीके से आपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चुना है, कैसे पता लगेगा? क्या यहाँ पर रेगुलर इलेक्शंस होते हैं? पहली बात तो इलेक्शंस होते हैं कि नहीं? इलेक्शंस होते हैं तो डेमोक्रेसी है, एक तरह से आप सोच सकते हैं। बट सिर्फ इलेक्शन नहीं होने से ही आप डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। रेगुलर इलेक्शंस होते हैं कि नहीं, मतलब हर 5 साल पर, जो भी आपके संविधान में लिखा हो, हर 5 साल। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हर 4 साल पर होता है, इंडिया में हर 5 साल पर होता है। तो 5 साल पर चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फ्री इलेक्शन हो रहा है कि नहीं, फेयर इलेक्शन हो रहा है कि नहीं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या हो कि आपके ऊपर किसी तरह का दबाव तो नहीं है कि आप जो इस पार्टी को, इस नेता को वोट नहीं दोगे तो आपको जो है घर में आग लगा दिया जाएगा, गोली मार दिया जाएगा, डराया धमकाया तो नहीं जा रहा है। क्या ये इलेक्शंस में सब किसी को जो भी चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहता है, या तो वोट डालने के लिए या तो चुनाव लड़ने के लिए, उनको फ्रीली लड़ने दिया जाता है, वोट डालने दिया जाता है? क्या पता चला गांव से आप जा रहे हो, रास्ते में आपको जो है रोक लिया गया और बंदूक लगा करके कह दिया गया कि फलना पार्टी को, फलना नेता को वोट देना, वरना बता देंगे, फिर समझ लेना। क्या ऐसा हो रहा है? तो फिर गड़बड़ है मामला, तो फिर गड़बड़ है मामला, क्योंकि आपके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेजिटिमेट होने के लिए रेगुलर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। क्या हर एक इंसान को वोटिंग राइट मिला हुआ है? क्या हर एक इंसान का वोट बराबर माना जाता है?
मतलब 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू है। हर एक इंसान को 1 वोट और उस 1 वोट की कीमत भी 1 वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि 4 महिलाओं का वोट 1 पुरुष के बराबर, 4 गरीब का वोट 1 अमीर के बराबर, ऐसा तो नहीं है। ये आपको देखना होगा। ओपन पब्लिक डिबेट्स ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस। क्या डेमोक्रेसी में आप पब्लिक डिबेट्स कर पाते हो? क्या मीडिया चैनल्स पर आकर के आप लोग सरकार के द्वारा बनाए गए कानून पर डिस्कशन कर पाते हो? क्या चौक चौराहे पर चाय की टपरी पर चाय पीते पीते डिस्कशन कर सकते हो? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो आप नहीं कर सकते हो। क्या आप कह सकते हो कि ये सरकार यार बहुत सही नहीं कर रही है यार, ऐसा कानून ला करके दे दी है? ये आप डेमोक्रेसी में ही कर सकते हो। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप ऐसे पब्लिकली डिबेट नहीं कर सकते हो। पब्लिकली क्या हुआ, तो पर्सनली भी डिबेट नहीं कर सकते हो कि घर के 4 लोग मिलकर डिस्कशन कर रहे, लीक हुआ घर तो घर सहित आपको जो है गायब कर देगा। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही हो सकता है कि आप पब्लिक डिबेट्स कर सकते हो। सिटीजंस राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शन। ये डेमोक्रेसी में ही हो सकता है कि आप जो है आरटीआई की मदद लेकर के जानकारी हासिल कर सकते हो। डेमोक्रेसीज हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस एंड सेटिंग अप कंडीशंस फॉर ओपन पब्लिक डिबेट। जैसे मैंने बताया डेमोक्रेसी में ये हो पाता है। Most democracies fall short of the elections provide a fair chance to everyone and in subjecting decisions to public debate। कह रहे डेमोक्रेसीज में कई बार जो है आपको जो है सारे डिसीजंस पब्लिक के डिबेट के तहत भी ले जाते हैं। जनता क्या चाह रही है उसके हिसाब से आप डिसीजंस लोगे, उसके हिसाब से जो है चुनाव के आउटकम्स आ जाते हैं, जिसको कहते हैं अंडर करंट। जनता मन ही मन सोच रही थी और चुनाव में उसका असर दिखा दी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद सिटीजंस। जैसे मैंने बताया, इसलिए तो सूचना का अधिकार बनाया। डेमोक्रेसी ही है कि जहां पर आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या मंत्रालय या मंत्री या डेमोक्रेटिक बॉडीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले पा रहे थे, और ये डेमोक्रेसी ही है जिसकी वजह से आपने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी पास कराया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं पास किया कि हमारे बारे में आप इंफॉर्मेशन ले लो, हमारे सारे मंत्रालयों के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इट इज ओनली पॉसिबल इन डेमोक्रेसी। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो कोई कहेगा नहीं सरकार कि हाँ हमारे बारे में आप इंफॉर्मेशन गैदर कर लो। बिल्कुल नहीं, ये डेमोक्रेसी में ही हो सकता है। In substantive terms, it may be reasonable to expect from democracy that it is attentive to the needs and the demands of the people and is largely free of corruption। देखिए अगेन आइडियलिस्टिक बिहेवियर में कि डेमोक्रेसी या किसी भी गवर्नमेंट से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारी मजबूरी को, हमारी प्रॉब्लम्स को समझे, सॉल्व करे, करप्शन फ्री हो। बट जरूरी नहीं है प्रैक्टिकल टर्म्स में ऐसा हो रहा हो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा हो तो सीधा आप कहें कि डेमोक्रेसी बेकार है। ऐसा आप नहीं कह सकते क्योंकि आप नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी करप्शन हो रहे हैं। उनके मिनिस्टर्स कर रहे हैं, उनके सेना के ऑफिसर्स कर रहे हैं। तो सिर्फ करप्शन के आधार पर आप नहीं डिसाइड कर सकते हो कि नहीं डेमोक्रेसी से बेटर तो नॉन डेमोक्रेसी है, या डिलीवरी पूरी अप टू द मार्क नहीं हो रही है कि हमने ये चीजें कहती है 100% आपने क्यों नहीं डिलीवर किया हमारे सर्विसेज को। इस आधार पर भी आप नहीं कह सकते हो कि आप डेमोक्रेसी से बेटर है नॉन डेमोक्रेसी या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेसीज ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ द पीपल एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जैसे मैं बताया कि कई बार डेमोक्रेसी जो है लोगों के चिड़चिड़ेपन का, गुस्सा का कारण बन जाता है, क्योंकि वो जो मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक जो चाहती है सरकार से, वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पाते हैं वो लोग। द रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन आर एनफ टू कन्विंस अस दैट द डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री ऑफ इविल। हमेशा जो करप्शन का ग्रीसिंग द पाम है ना, कुछ तो फाइल पर वजन धर दो, और ऐसा करने की वजह से हमको क्लियर समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी में इस करप्शन रूपी कैंसर से ये मुक्त तो नहीं ही है, हमें मुक्त कराना होगा। ठीक है जी। कैसे फिर डेमोक्रेसी बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर? क्यों? क्योंकि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि हमने कानूनी तौर पर चुन करके सरकार को बैठाया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करके बैठाया। ये धीमा हो सकता है, ये लेस एफिशिएंट भी हो सकता है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिव है, जनता का ही काम करता है। भले सड़क धीमा बनाएगा, भले उसमें करप्शन करेगा, भले रेलवे लाइन धीमा बिछाएगा, भले उसमें करप्शन करेगा, लेकिन काम करता है जनता का ही, क्योंकि पता है कि अगर हम रिस्पॉन्सिव नहीं हुए तो ये जो लेजिटिमेट तरीके से जनता चुन करके भेजी हमको, उनके प्रति हमको अकाउंटेबल भी होना है। जब जनता कॉलर पकड़ के पूछेगी कि बनाए क्यों नहीं सड़क, बनाए क्यों नहीं पुल, तब हमें जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए भले ही उसमें आपको करप्शन दिख रहा है, प्रॉब्लम्स हैं जो हमको ही दूर करनी पड़ेगी, जनता को ही दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि जनता की ही सरकार है, लेकिन फिर भी ये जो है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, और लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। आपकी और हमारी खुद की सरकार होती है। आप इसे बदल सकते हैं, सुधरवा सकते हैं, काम करवा सकते हैं, काम ना करने पर हटा सकते हैं। क्या ऐसा आप नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कर सकते हैं? क्या ऐसा आप कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में, मोनार्क में, डिक्टेटर में कर सकते हैं? कैसा आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये डेमोक्रेसी में ही हो सकता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, जनता की खुद की सरकार है, जैसे मैंने बताया। दैट्स व्हाई देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए 100 से भी ज्यादा देश या उनकी जनता चाहते हैं कि उनके यहाँ डेमोक्रेसी हो। फ्रांस में देख लिया था नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जर्मनी ने भी देखा है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट।
वहां की जनता ने डिसाइड किया कि हम डेमोक्रेसी लेकर के रहेंगे। अब बात आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या काम करता है। जैसे आप कह सकते हैं कि सर चाइना तो नॉन डेमोक्रेटिक है, देखिए तो कितना अमीर देश है। रशिया तो सर नॉन डेमोक्रेटिक है, देखिए तो कितना अमीर देश है। यूएसए डेमोक्रेसी है, सबसे अमीर देश है। इंडिया नॉन डेमोक्रेसी है, 4th नंबर पर है। तो जस्ट बिकॉज आप ये कह लीजिए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही गरीब होती है या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही अमीर होती है, ये भी सही नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ऑब्वियसली उसमें से एक फैक्टर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए डिसीजन होते हैं, बट सिर्फ इस आधार पर आप नहीं डिसाइड कर सकते कि इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होगी। वो देश के आबादी पर भी डिपेंड करता है कि देश की आबादी कितनी ज्यादा है। कम लोग, इनकम ठीक ठाक बटेगा, ज्यादा लोग, कम इनकम, इनइक्वालिटी बटेगा। देश की आबादी पर डिपेंड करता है, ग्लोबल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। वॉर हो जाए, वर्ल्ड वॉर हो जाए, दो बड़े देशों के बीच में युद्ध हो जाए, ऑब्वियसली बात है वो अफेक्ट करेगा हर एक देश के इकोनॉमी को। सिर्फ इंडिया की ही नहीं, सिर्फ फ्रांस की नहीं, सिर्फ जर्मनी की नहीं, हर देश की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करेगा। तो वो भी डिसाइड होता है। ये सिर्फ डेमोक्रेसी या नॉन डेमोक्रेटिक बात नहीं है। दूसरे देशों का सहयोग, आपको जो है बहुत सारे ऐसे देश हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक है, उनके साथ लोग जो है काम नहीं करना चाहते हैं। जैसे अभी रशिया का सिचुएशन हो रहा है, चाइना के साथ बहुत सारे देश करते हैं। तो कहने का मतलब है कि दूसरे देश से क्या समर्थन मिल रहा है उस पर भी डिसाइड होता है। प्लस हमारे देश के द्वारा दिए गए इकोनॉमिक डिसीजंस, जैसे हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जब हमने किया, तो ये गवर्नमेंट का ही डिसीजन था जिसने इकोनॉमी को बूस्ट किया। जीएसटी रिफॉर्म्स जो भी हुए, जीएसटी रेट कट्स हुए, क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिया गया है, जिससे वजह से इकोनॉमी में बूस्टअप आएगा। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट का लिया गया डिसीजन एक फैक्टर है, और भी कई फैक्टर्स होते हैं जो डेमोक्रेसी नॉन डेमोक्रेसी दोनों को ही फॉलो करने पड़ते हैं। Difference in the rates of economic development between less developed countries with dictatorships and democracies is negligible। मतलब कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत अमीर है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री और बहुत गरीब है डेमोक्रेसी। ऐसा भी आप नहीं कह सकते, जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट के फॉर्म्स अलग अलग हैं। Overall, we cannot say that democracy is guarantee of economic development. Yes, we cannot say, but we can expect democracy not to lag behind the dictatorship in this respect. हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी है तो बहुत अमीर होगा ही, बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट करा के दिखा देगा, एकदम अमीर हो जाएंगे। बट हम ये भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी हर संभव प्रयास करेगा कि किसी भी बड़े देश की ताकत से, किसी बड़े अमीर देश से हम पीछे ना रह जाएं। जो भारत एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसका, हम बहुत पीछे थे, खींच करके आज हम 4थे और 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं 200-210 देशों के बीच में। बहुत बड़ी बात है, देखिए डेमोक्रेसी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, डेमोक्रेसी के वजह से ही पॉसिबल हुआ है। फिर आता है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, गरीबी को हटाने में या असमानता को हटाने में, कि बहुत कोई अमीर है और बहुत कोई गरीब है, कोई रोटी और पिज्जा जो है ऐसे फेंक देना कि मन नहीं है, और किसी को जो फेंके हुए रोटी भी नहीं मिल पा रहा है। ये जो अंतर है, इसमें डेमोक्रेसी क्या कर रही है। तो बात आती है कि when a country achieves economic growth, will the wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and lead a better life? मतलब सवाल यहां पर आता है कि जब भी कोई देश, डेमोक्रेसी या नॉन डेमोक्रेसी, अमीर हो जाए बहुत ज्यादा, तो उसका जो वेल्थ है, उसकी जो संपत्ति है, क्या आप ये कह सकते हैं कि सारे लोगों में बराबरी से बटा है, जिसकी वजह से हर तरह के लोग अपनी जिंदगी बेटर बना सके। तो देखिए आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें ले सकते हैं। अमेरिका डेमोक्रेसी है, वहां पर भी होमलेस पीपल बहुत ज्यादा है, सड़क किनारे लोग जीवन बिता रहे हैं अपना, घर उनकी बिक चुके हैं, लोन्स पर, ईएमआईज पर थे, बिक चुके हैं। वही कोई देश है जहां पर बहुत अच्छे से लोग जीवन बिता रहे हैं, जो नॉन डेमोक्रेसी हो सकती है, जैसे दुबई जैसे इलाके हो गए आपके पास। तो आप सिर्फ इस आधार पर भी आप वहां नहीं कह सकते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी है। जैसे आप जो है अब यूक्रेन के हालात देख लीजिए, डेमोक्रेसी है, कितने बुरी स्थिति में लोग रह रहे हैं वहां पर, कितने बुरी स्थिति में। डेमोक्रेसी भारत की है, चल रहा है, बीच बीच में हम लोग भी हैं। तो मतलब सिर्फ डेमोक्रेसी या सिर्फ नॉन डेमोक्रेसी इसकी कह सकते हैं, इसका कारण नहीं हो सकता, इकलौता कारण नहीं हो सकता है। तो वही बात यहां पर हो रही है। इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसी इज अकम्पेनिड बाय इंक्रीज्ड इनइक्वालिटीज अमंग द पीपल? क्या डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो गरीबी और बढ़ती चली जाती है लोगों के बीच में, या इनइक्वालिटीज का गैप बढ़ते चला जाता है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है डेमोक्रेसी के ऊपर। डू डेमोक्रेसीज लीड टू अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज? क्या डेमोक्रेसी में वस्तुओं का बंटवारा और अपॉर्चुनिटीज का बंटवारा सब में बराबर तरीके से होता है? क्या सबको बराबर मौके मिलते हैं? ये भी सवाल आता है हमारे पास। ठीक है जी, गरीबी और अमीरी के बीच के फासलों को लेकर के।
डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी, ऑब्वियस सी बात है, डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात कही गई है, बट अचीव करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके लिए कोई ऐसा फंडामेंटल राइट्स बना नहीं है फिलहाल अभी तक। डीपीएस में बात कही गई है, बट डेमोक्रेसीज आर ऑल अबाउट पॉलिटिकल इक्वलिटी। एक बहुत शानदार मैंने पढ़ा था कभी सेवेंथ या 6th क्लास के एनसीईआरटीज में कि वोट देने की लाइन जो है वही एकमात्र लाइन होती है जिसमें मालिक और नौकर साथ में खड़े होते हैं, साथ में खड़े होते हैं। बाकी होटल में अलग अलग बैठेंगे या कहीं और भी जो है उनकी स्टैंडर्ड अलग होगी, लेकिन वोट देने के लिए वो सेम लाइन में खड़े होंगे, सेम मशीन पर वोट दिवा रहे होंगे, क्योंकि यहां पर पॉलिटिकल इक्वलिटी है। इकोनॉमिक इक्वलिटी आनी चाहिए, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑब्वियसली चुनाव में तो वो मिलते हैं। A small number of ultra rich enjoy highly disproportionate share of wealth and incomes। अब ये चिंता का विषय है कि बहुत कम लोगों के हाथ में, बहुत कम अमीरों के हाथ में बहुत ज्यादा वेल्थ होता है और बहुत सारे गरीबों के हाथ में बहुत कम पैसा मौजूद होता है। ये समस्या है, इसको सुलझाना हमारा काम है। जैसे मैं बताया था कि वी करेक्ट आवर मिस्टेक्स, वी ट्राई टू एनहांस, ये डेमोक्रेसी कर सकती है। प्लस वो भी बात लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि डेमोक्रेसी से हम इतना सवाल कर रहे हैं, इतना डिस्कशंस कर रहे हैं, उस पर चैप्टर बना दिए, सिलेबस में डाल दिए, ये भी डेमोक्रेसी में ही हो सकता है। किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसे आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, सिलेबस में तो डालना छोड़ ही दीजिए। ये जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेकर के, ये डेमोक्रेसी में ही हो सकती है। इफ यू आर क्वेश्चनिंग अ गवर्नमेंट, इट मस्ट बी अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर आप सवाल उठा पा रहे हैं तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही होगी। नॉट ओनली दैट, देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग। ऑब्वियसली अमीर लोगों की इनकम बढ़ती चली जा रही है, जो समाज में जो निचले तबके पर है, गरीब तबके पर, उनकी इनकम जो है घटती चली जा रही है, और ये चिंता का विषय है। प्लस जब आप डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक कहीं भी देखते हैं तो आप एक चीज देखते हैं कि जो गरीब होते चले जाते हैं उनको बेसिक नीड्स नहीं मिल पाती है, फूड नहीं मिल पाता है, क्लोथिंग नहीं मिल पाती है, घर नहीं मिल पाता, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, हेल्थ नहीं मिल पाती है। ये बहुत ही दुखद बात है। In actual life, democracies do not appear to be very successful in reducing the economic inequalities। ये डेमोक्रेसी के लिए दुखद बात है कि हम हर स्कीम, हर एक्ट, हर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हम गरीबी हटाने के लिए कर रहे हैं और गरीबों को ही हटा दे रहे हैं। गरीबी हटाओ का नारा कई दशकों से चला आ रहा है, गरीबी हट नहीं रही है। थैंकफुली पिछले 5-7 साल में सुना है मैंने कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा या वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा गया कि बहुत बड़ी मात्रा में संख्या भारत के लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। बट कितने और क्या ये आंकड़े से हम डिस्कशंस करेंगे? क्या हमारे समाज में नहीं दिखना चाहिए कि गरीबी से लोग ऊपर उठे हैं? क्या बेसिक खाने के लिए, पढ़ने के लिए, दवाई के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा? ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत चिंता का विषय है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हमने ही चुन करके सरकारों को बैठाया है, हमने ही डिसीजन मेकिंग में उनका सपोर्ट किया है, हमारे द्वारा ही डिसीजन मेकिंग किया गया है, तो हमारे ऊपर भी ये क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है जी। नाउ द पुअर कॉन्स्टिट्यूट्स अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स एंड नो पार्टी विल टेक चांस टू लूज देयर वोट्स। गरीबों का वोट नहीं छीनना चाहिए। जैसे चुनाव आएगा गरीबों के घर पहुंच जाएंगे, वही खाना खाएंगे, उनके साथ ही बैठेंगे और वोट होते ही गायब, रफू चक्कर, फिर पलट कर नहीं देखेंगे। फिर 5 साल बाद याद आएगी उनको कि गरीबी हटा देंगे और ये नौकरी दे देंगे और वो इनकम दे देंगे, क्योंकि गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है। सिर्फ अमीरों के दम पर आप चुनाव नहीं जीत पाइएगा। तो जब नहीं जीत पाइएगा तो उनका भला कीजिए ना। बट कई बार मैंने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी में अगर गरीबों की भला कर दीजिएगा तो फिर वोट मांगने कहां जाइएगा। ये बहुत सवाल जो इस पर उठना चाहिए कि आखिर इतने सालों से हम प्रयास कर रहे हैं कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, हट क्यों नहीं रही है गरीबी? हट क्यों नहीं रही है गरीबी? अगर जिस देश में लोग गरीब नहीं होंगे, क्या वहां पर चुनाव नहीं होते होंगे? क्या वहां पर अमीर से वोट नहीं मांगा जाता होगा? क्या उनके यहां पर गवर्नमेंट नहीं फॉर्म करती होगी? तो ये मानसिकता हमें बदलनी होगी एज द डेमोक्रेटिक पीपल एंड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स डू नॉट अपीयर टू बी एज कीन टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी एज यू वुड एक्सपेक्ट टू। जैसे मैंने बताया कि उतनी ज्यादा तरीके से प्रोएक्टिव होकर के गरीबी हटाने का काम क्यों नहीं चल रहा है। और ये जो है दूसरे देशों में तो और भी खराब है। बांग्लादेश का हालत देख लीजिए, और अब तो बांग्लादेश का और भी आप हालत देख सकते हैं। पाकिस्तान का हालत देख लीजिए, 400 रुपए किलो चीनी बिक रही, 800 रुपए सामान बिक रहे हैं। बांग्लादेश में तो दुकानें और लोग भी जो है बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं, ना दुकान खोल पा रहे हैं, ना कोई स्कूल जा पा रहा है, ना कॉलेज जा पा रहा है। ये बहुत ही ज्यादा समस्या का बात है। अब बात है सोशल डाइवर्सिटी को, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि समाज बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के लोग हैं। इनमें किस तरह के जो है आपको कह लीजिए कि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करती है वो डेमोक्रेसी में हमको वो देखते हैं। तो बात आती है सवाल, डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स? क्या डेमोक्रेसी में शांतिपूर्ण तरीके से
होकर के लोग आपस में जीवन बिताते हैं? ये सवाल है। डेमोक्रेसीज का काम ही है समाज में शांति बनाए रखना, एकता बनाए रखना, खुशी बनाए रखना। बेल्जियम एक एग्जांपल है जहां पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही जो थे वो डिस्कशंस करके, डेलिब्रेशंस करके और सारे पॉइंट्स को नेगोशिएट करके वो एक मुद्दे पर पहुंचे जिससे जो बेल्जियम है वहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो पाए और लोग शांति से खुशी खुशी रह पाए। वहीं श्रीलंका का सिचुएशन भी आपको याद होगा। ठीक है जी। डेमोक्रेसीज यूजुअली डेवलप अ प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कंपटीशन। वो अपने यहाँ पर जिस भी तरह का कंपटीशन होगा उसको कंडक्ट कराने का एक तरीका रखे हैं। वो जाति के नाम पर नहीं कंपटीशन करा देंगे, धर्म के नाम पर नहीं कंपटीशन करा देंगे, भाषा के नाम पर नहीं कंपटीशन करा देंगे। डेमोक्रेसीज इससे जो है किसी प्रकार का टेंशन, झगड़ा, विवाद कम किया जाता है। ऑब्वियसली झगड़े होते हैं, ऑब्वियसली विवाद होता है, ऑब्वियसली दंगे होते हैं, बट डेमोक्रेसीज में कंट्रोल करने के तरीके अच्छे हैं, डेलिब्रेशंस के तरीके अच्छे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से इनको रिजॉल्व करने के। ये डेमोक्रेसी का मुद्दा होता है। नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। जैसे मैंने बताया, कोई भी समाज पूरी तरीके से झगड़ा विवाद खत्म नहीं कर सकता है। कैसे खत्म कर रहे हैं, कैसे एड्रेस कर रहे हैं, इसकी बात होती है। We can certainly learn to respect these differences and we can also evolve mechanism to negotiate the differences। जैसे मैंने बताया कि हम हर झगड़े से, हर विवाद से कुछ सीख सकते हैं और उनसे निपटने के तौर तरीके में डेवलपमेंट ला सकते हैं, उनको एडवांस तरीके अपना सकते हैं और बेटर ऑप्शंस अपना सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए। और हमें जो है अपने सोशल डिविजन्स, अपने डिफरेंसेस, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सुधारने के तरीके रहने चाहिए। इसी वजह से जो आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दिखाई देती है। श्रीलंका का इशू हम लोग को याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा पावरशेलिंग। श्रीलंका में क्या था? श्रीलंका में जो है ये समझने को बहुत दिक्कत होगी उन लोगों की, डेमोक्रेसी ही एकमात्र ऑप्शन है जिससे आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं। क्या हुआ? 30-35 साल तक, 32 साल तक सिविल वॉर होता रहा ना वहां पर। अगर डेमोक्रेटिक तरीके से वो बात को निपटा लेते तो ये इतना बड़ा नुकसान उनको नहीं झेलना पड़ता और भारत को भी अपना एक एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी नहीं खोना पड़ता इस चक्कर में। ठीक है जी। द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विथ माइनॉरिटी सो दैट द गवर्नमेंट्स फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यूज। मेजॉरिटी का गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं होता कि मेजॉरिटी रिलीजन का गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी लिंग्विस्टिक ग्रुप का गवर्नमेंट है। मेजॉरिटी मतलब अलग अलग ग्रुप्स के लोग हैं, उनका ग्रुप एक डिसीजन पर आया हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं मेजॉरिटी का गवर्नमेंट। लेकिन उस मेजॉरिटी जिस मेजॉरिटी ने गवर्नमेंट फॉर्म किया है, जिन लोगों ने गवर्नमेंट को फॉर्म किया, उनको माइनॉरिटी के साथ काम करना होगा कि ठीक है, तुम तो इस सरकार को नहीं बनाने वाले थे तो तुमको मैं राशन नहीं दूंगा, तुम्हारे घर के सामने का नाला नहीं बनवाऊंगा, तुम्हारे सामने का रोड का नहीं बनाऊंगा, तुम्हारे घर में बिजली नहीं भेजूंगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए और ये डेमोक्रेसी कर पाएगी। जैसे मैंने बताया कि मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। आज आपकी सरकार है या आपके सोच की सरकार है, कल किसी और सोच की सरकार आ सकती है। ऑब्वियसली आपके देश की सरकार होगी, आपके लोगों ने चुनकर बैठा। मतलब एक बार आप मेजॉरिटी ग्रुप में होंगे तो एक बार कभी माइनॉरिटी ग्रुप में भी तो सकते हैं कि आप किसी सरकार को आपके मन मुताबिक नहीं आया हो। तो इसीलिए आपको जो है ऐसा करना पड़ेगा, लोगों को आपस में सामंजस्य बनाना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम द रूल बाय मेजॉरिटी। जो मैंने बताया कि मेजॉरिटी रूल का मतलब ये नहीं कि मेजॉरिटी रेस, मेजॉरिटी लिंग्विस्टिक ग्रुप या मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप का वो रूल हो गया। रूल ऑफ मेजॉरिटी मींस कि सारे डिसीजंस में, गवर्नमेंट बनाने के डिसीजंस में काफी अलग अलग तरह के लोग मिलकर के एक साथ आए हुए हैं, दैट मेजॉरिटी। और डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि जो लोग आज मेजॉरिटी में नहीं है वो फिर कभी मेजॉरिटी में ना आ पाए। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आज आपके सोच की सरकार है या आप जिनको वोट देकर सरकार बनाए हुए हैं या जो सरकार सोचिए कि हमें जो है जिताया गया है वो कभी सरकार से बाहर भी हो सकती है। ये डेमोक्रेसी में ही हो सकता है, नॉन डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता है। और किसी को भी अगर जो है कह सकते हैं कि मेजॉरिटी में रहने से रोका जाए जन्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो फिर समस्या है और ऐसा डेमोक्रेसी तो में तो नहीं ही होता है। आती है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि नागरिकों की जो डिग्निटी है उसको कैसे या उसकी फ्रीडम को कैसे मेंटेन करने का काम करती है। डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। डेमोक्रेसी में लोगों की डिग्निटी को, लोग फ्रीडम को ठीक करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से तो लाख गुना बेटर है। एवरी इंडिविजुअल्स वांट्स टू रिसीव रेस्पेक्ट फ्रॉम देयर फेलो बीइंग्स। हर एक इंसान को, गरीब हो, ठेला में सामान बेचता हो, रिक्शा चलाता हो, कुछ भी करता हो, हर किसी को सम्मान से जीने का अधिकार है और अपने फेलो सिटीजन से भी सम्मान मिलने का अधिकार है या इच्छा होती है, या आपको डेमोक्रेसी दे पाती है। द पैशन फॉर रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ही आपको जो है फ्रीडम, लोगों का या लोगों के सम्मान, आत्मसम्मान का सोचा जाता है। For societies which have been built for long on the basis of the subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal। बिल्कुल सही लाइन है। जैसे भारत का एग्जांपल ले लीजिए। जिन देशों में सदियों से हम गुलाम रहे हुए हैं, सदियों से हमारे बीच में अमीर और गरीब का फर्क या ऑफिसर और नॉन ऑफिसर का फर्क, धूल मिट्टी और सफेरे वाले देश वासियों वाला फर्क जो है वो महसूस कराया गया हो, उस देश में आपको ये एक्सेप्ट कर पाना कि हम सब बराबर हैं,
हम सबको सम्मान के साथ रहने का अधिकार है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, सम्मान के साथ अपने व्यवसाय को करने का, जॉब को करने का अधिकार है। आप किसी को गार्ड है या डिलीवरी बॉय है या आपको जो है ई रिक्शा चलाने वाला है, ठेला चलाता है, इसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा और ये डेमोक्रेसी में बहुत अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। इसी डिग्निटी, इसी फ्रीडम में एक टर्म जो हमेशा उठता है वो क्या है, आपको जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। क्या हम जेंडर के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं? नॉन डेमोक्रेटिक में तो ये बहुत प्रिविलेंट है, डेमोक्रेसी में एटलीस्ट हम एड्रेस करते हैं, उसके लिए लीगल प्रोसीजर्स बनाते हैं, मोरल आउटरीच रखते हैं कि आप जो है जेंडर पर डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स आती हैं जेंडर के आधार पर, बट हमारे पास डेमोक्रेसी में लीगल ऑप्शंस है, हमारे पास मोरल ऑप्शंस है। नॉन डेमोक्रेसी में क्या है, कह दिए कि आपको जो है ये चीज फॉलो करना है तो करना है, या ये चीज नहीं करना तो नहीं करना है। याद कीजिए हिटलर का, महिलाओं को सिर्फ बच्चे पैदा करने थे, जितना ज्यादा बच्चा पैदा कर रही थी उतना ज्यादा उन लोगों को बैच और पासेस और क्या क्या मिल रहे थे। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। आप जो है आईपीएस ऑफिसर ही बन सकते हैं, आप आर्मी में जा सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप जो मन करे वो आप कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं, किसी ने रोका है, आपके पास लीगल ऑप्शंस हैं। ये डेमोक्रेसी में हम लोग को देखना है कि डिग्निटी ऑफ वुमेन का क्या सिचुएशन है भैया। Most societies across the world were historically male-dominated societies. Long struggles by women have created some sensitivity today that respect to equal treatment of women are necessary ingredients of a democratic society. सदियों से बहुत सारे इलाकों में या मैक्सिमम इलाकों में मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज ही रही हैं। डेमोक्रेसी ही है जहां पर बहुत स्ट्रगल करने के बाद महिलाओं को एटलीस्ट लीगल जो है सहारा मिला है, मोरल सहारा मिल रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है समाज में। और ये अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक मुख्य बिंदु है। और अब तो लगभग हर गवर्नमेंट या हर चुनाव में आप देख रहे हैं महिलाएं एक मुद्दा रह रही हैं कि महिला एक अलग वोट बैंक के तौर पर दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि अब महिलाओं को वो राइट्स मिले हैं जिनसे वो अपना डिसीजन ले सकती है। पहले जो जिनको परिवार के लोग वोट देते थे उन्हीं को वोट दिलाता था, महिला नहीं करे, नहीं तुम अपना वोट दो पति को, हम अपना वोट देंगे। ये अच्छी बात है बाय द वे। In a non-democratic setup, this unacceptability would not have legal basis because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral force there. Non-democratic government में आप ये नहीं कह सकते कि महिला और पुरुष बराबर हैं या तुम अपने मर्जी से वोट दे दो, पहले तो वोट होगा ही नहीं, या कुछ भी दूसरे अपनी मर्जी से काम करो। ये डेमोक्रेसी ही है जहां पर आपको कोई रोक नहीं सकता, और रोकता है तो आपके पास लीगल ऑप्शंस भी हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर मोरल फ्रीडम भी आ रहा है इसको लेकर के। Democracy in India have strengthened the claims of the disadvantaged and discriminated castes for equal status and equal opportunity. भारत में जो है हमने आजादी के पहले से ही जितने भी कह लीजिए कि डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट से जिसको हम लोग जो है बहुत ही पीछे छोड़ दिए गए थे, उनको अब बराबर लेकर के आ रहे हैं, उनको बराबरी का दर्जा मिल रहा है, बराबरी के मौके मिल रहे हैं। ये भारत में ही हो सकता है, ये डेमोक्रेसी में ही हो सकता है। There are instances still of caste based inequalities and atrocities, but these lack the moral and legal foundations. इतने कास्ट के बीच में इक्वलिटी लाने बाद भी कई जगह आप देखेंगे कि घोड़ा चढ़ दिया शादी में तो उसको गोली मार दे रहा है लोग, या अंतरजातीय इंटरकास्ट मैरिजेस हो रहे हैं तो अपने ही माँ बाप जो है मार डाल रहे हैं। हो रही हैं, एट्रोसिटीज हो रही हैं, बट एटलीस्ट उन एट्रोसिटीज के खिलाफ अब हमारे पास लीगल प्रोटेक्शन है। अब हमारे पास मोरल फ्रीडम है कि हम इसको जो है गलत ठहरा सकते हैं या गलत ठहराते हैं कानूनी तौर पर। परहैप्स इट इज द रिकॉग्निशन दैट मेक्स ऑर्डिनरी सिटीजंस वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। ये एक आम चलन हो गया है। ये डेमोक्रेसी में हो सकता है कि जनता को अपना अधिकार पता है, या अपना अधिकार नहीं पता है तो कहीं से पता चल जा रहा है कि ये मेरा अधिकार था या नहीं था, ये मेरा अधिकार है या नहीं है, और उसका वो यूटिलाइजेशन भी कर पा रहे हैं। फिर सवाल आता है हमारे पास, आर दीज एक्सपेक्टेशंस रियलाइज्ड अंडर डेमोक्रेसीज? ये जो भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं क्या ये डेमोक्रेसीज में फुलफिल हो पाती हैं? When we talk to people around us, most of them support democracy against other alternatives, such as rule by a monarch or military or religious leaders, but not so many of them would be satisfied with the democracy in practice. बिल्कुल सच बात है कि हमारे आसपास सब प्रॉब्लम्स हो गया कि अच्छा ये प्रॉब्लम है सरकार में, तो ये प्रॉब्लम है, तो सड़क नहीं बना रही है, तो नौकरी दे दे। फिर उनसे पूछा जाए कि राजा को बुला दिया जाए, राजा का साथ ना 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 ना, आर्मी का रूल है ना 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 ना, कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना 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 ना, डिक्टेटर, डेमोक्रेसी ठीक है। मतलब दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए भी नहीं, और डेमोक्रेसी से शिकायतें भी हैं, जो कि दोनों ही अच्छी बात है। डेमोक्रेसी अगर आपको चाहिए और डेमोक्रेसी से आपको शिकायतें हैं, ये अपने आप में एक अच्छी डेमोक्रेसी की पहचान है। हमको देखने को मिलता है क्लियरली व्हाट मे बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ दीज डेमोक्रेसीज विल बी वेरी डिफरेंट। इसीलिए इन सब में हमको जो है अलग अलग उम्मीदें और अलग अलग उम्मीदों के आउटकम्स हमको देखने को मिलते हैं। बट इज देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इट इज अ डेमोक्रेसी?
अलग अलग देश जहां पर डेमोक्रेसी है उनके लोगों की डिमांड कुछ और होगी। किसी का डिमांड होगा कि हमारे यहाँ इंटरनेट फ्री कर दो, किसी का डिमांड होगा कि हमारे यहाँ जो है हायर एजुकेशन तक फ्री कर दो, किसी का डिमांड होगा कि हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट में भी पैसे नहीं, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग डिमांड्स। बट कुछ ऐसे डिमांड्स हो सकते हैं क्या जो किसी भी डेमोक्रेसी में माने जा सके। Our interest in and fascination for democracy often pushes us into talking about the question that so they can be very quick and efficient in decision making and implementation. हाँ, उम्मीद ये कर सकते हैं कि आप जो थोड़े फास्ट हो जाइए, थोड़ा डिसीजन मेकिंग में एनहांसमेंट कीजिए और अपना थोड़ा स्पीड अप कीजिए। If you wanted to measure democracies on the basis of this expected outcome, you would look for the following practices and institutions. क्या क्या आप ध्यान रख सकते हैं इन बातों पर आप सोचते हैं तो डेमोक्रेसीज के आउटकम के तौर पर? All one can say in favor of democratic regimes is that they are much better than non-democratic. Obviously बात है, किस आधार पर? There is nothing to show that non-democracies are less corrupt or more sensitive. ये आप अगर कहते हैं डेमोक्रेसीज बेटर हैं, ये भी आधार पर आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में करप्शन है, बट क्या गारंटी है कि नॉन डेमोक्रेसीज में करप्शन नहीं है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। As the Asia shows, the support exists in countries with democratic regimes as well as countries without democratic regimes. एशिया में जहां हम रहते हैं, दोनों ही तरह के देश हैं या दोनों ही तरह के लोग हैं। कुछ जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं जैसे भारत, कुछ जो नॉन डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं जैसे चाइना, रशिया। तो फिर क्या फर्क आता है दोनों में? पीपल विश टू बी रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम। ज्यादातर लोग क्या पसंद करते हैं कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा रूल किए जाने चाहिए। दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी सूटेबल फॉर देयर कंट्री। जो नॉन डेमोक्रेटिक यहाँ रह रहे हैं वो भी ये मान रहे हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी बेटर होनी चाहिए क्योंकि झेल चुके हैं। Democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored. डेमोक्रेसी का खुद के प्रति सपोर्ट, सारी मुश्किलों के बावजूद कि करप्शन है, रोड नहीं बन रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, फिर भी डेमोक्रेसी के प्रति सपोर्ट है, ये अपने आप में डेमोक्रेसी का कह सकते हैं एक आउटकम दिखाता है। फिर हमारे पास सवाल क्या आता है? If democracies are expected to produce good governments, then is it not fair to expect that they would also produce good development? अगर हम डेमोक्रेसी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो अच्छी सरकार बनाएगी, तो क्यों नहीं डेमोक्रेसी से उम्मीद कर सकते कि वो डेवलपमेंट भी अच्छा करे? बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, करना भी चाहिए। एविडेंस शोज दैट इन प्रैक्टिस मेनी डेमोक्रेसीज डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन। देखा गया कि बहुत सारे देशों में इस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं किया गया। बट क्या किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए, बिल्कुल। यूएसए एक डेमोक्रेसी है। If we consider all democracies and all dictatorship from the 50 years between 1950s and 2000, dictatorships have slightly higher rate of economic growth. अगर आप 50 साल के दौरान 1950 से 2000 देखते हैं तो कई बार जो नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स हैं जिसमें डिक्टेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज्यादा अच्छा कर पाए हैं, जैसे चाइना, जैसे रशिया, ये सब बेटर परफॉर्म कर पाए हैं रादर देन डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया और अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ऑब्वियस बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस। करना भी चाहिए चिंतित भाई कि डेमोक्रेसी में जब जनता ही सपोर्ट दे रही है और जनता अपना भला चाहती है तो फिर क्यों नहीं डेवलपमेंट हो पा रही है? कहीं ना कहीं हमारे में भी कुछ खामियां हैं, क्योंकि हम जाति के नाम पर वोट डाल देंगे, हम धर्म के नाम पर वोट डाल देंगे, हम भाषा के नाम पर वोट डाल देंगे, हम कह सकते हैं एक तरह से थोड़ी बहुत लालच में वोट डाल देंगे, तो हमारी भी कमी गिननी होगी। क्योंकि आप सोचिए ना कि ये तो वही बात होगी कि हम अपने फायदे के लिए कुछ कर रहे हैं और हमें फायदा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जाने अनजाने में आप अपना फायदा नहीं, अपना नुकसान कर रहे हैं। आप अपने वोट का अधिकार को एक तरह से मैलिफाई कर रहे हैं, खुद ही जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर और इलाके के नाम पर आप वोट डाल रहे हैं। तो रादर देन डेवलपमेंट के नाम पर, रादर देन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के नाम पर आप वोट नहीं डाल रहे हैं। तो हमें खुद भी इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। तो वही बोल रहे हैं कि अगर सिर्फ ये नहीं हो पा रहा है, इस आधार पर ही आप डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं इनकम तो नहीं हो रहा है, चलो डिक्टेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिक्टेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के या दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के खामियां भी हैं। आप अपना अधिकार नहीं यूज कर पाएंगे, अपने बातों को नहीं रख पाएंगे, अपने कह सकते हैं डिससैटिस्फैक्शन को या डिसएग्रीमेंट को आप नहीं जाहिर कर पाइएगा। As you have already studied in economics, economic development depends on और बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली बात है, अभी भी हमने डिस्कशन किया है उस आधार पर, ठीक है। तो डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी में अच्छी नहीं हो सकती है या डेमोक्रेसी में अच्छी नहीं हो रही है। ज्यादातर डेमोक्रेसी में अच्छी नहीं हो रही है, ये एक चिंता का विषय है। Parallel to the process of bringing individuals into the political arena on an equal inequalities, people in several poor countries are now dependent on their rich countries even for food supplies. ये जो है सारे इंडिविजुअल कंट्रीज जो डेमोक्रेटिक रेजिम्स में हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि आप अब अमीर देशों पर क्यों डिपेंडेंट हो जा रहे हैं, आप क्यों नहीं खुद अमीर हो जा रहे हैं, आप क्यों नहीं ऐसी सरकार लेकर के आ रहे हैं, ऐसे थॉट लेकर के आ रहे हैं, ऐसे डिसीजंस लेकर के आ रहे हैं जिससे आपके देश की भलाई हो ऑन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। ये आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए या डेमोक्रेसी के लिए सोचना पड़ेगा, ठीक है जी। हमने पहले भी देखा है कि सोशल डिविजन्स को कैसे डेमोक्रेसी निपटाती है, ये अच्छी बात है। और एटलीस्ट जो है डेमोक्रेसीज को इन सोशल डिविजन्स को अपनाने के लिए या सोशल डिविजन्स को
ठीक करने का काम करते हैं और काफी हद तक इन्होंने इस पर काम किया है। महिलाओं के आधार पर, महिलाओं की बात करें तो भी डेमोक्रेसी बेटर हुआ। हमारे पास अभी राष्ट्रपति जो है महिला है आपके पास। महिला के साथ साथ जो है जाति के आधार पर बात कीजिएगा तो ट्राइबल कम्युनिटी से आती है। तो ये एक पंथ दो काम। हमने ये भी दिखा दिया कि हमने सोशल डिवीजन में कास्ट के आधार पर, जेंडर के आधार पर दोनों ही हमने सर्वोच्च पद पर बैठाया है महिलाओं को। ये भी आपको देखने का मिलता है। और इस तरीके से हम देख पाते हैं कि महिलाएं जो है स्ट्रगल्स के थ्रू जो है आगे बढ़ी हैं और काफी हद तक काम फायदा उनको हुआ है। तो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शन एज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी से आप क्या उम्मीद करते हैं ये भी आपको दिखाता है कि उस देश से आप क्या उम्मीद कर पा रहे हैं। What is the most distinctive about the democracy is that its examination never gets over। ये बहुत अच्छी बात मैंने पहले बताई थी कि डेमोक्रेसी में हमेशा सरकारें और डेमोक्रेसी जो है वो परीक्षाएं देते रहते हैं कि ये गलत हुआ, ये सही हुआ, इसको ऐसे करना चाहिए था, इसको वैसे करना चाहिए था, ऐसे करने बोले थे तुम वैसे क्यों कर दिए। ये डेमोक्रेसी में एक पहचान है कि आप लगातार सुधार की जा रहे हैं, लगातार आपकी टेस्टिंग हो जा रही है। एज डेमोक्रेसी पासेस वन टेस्ट इट प्रोड्यूसेस द अनदर टेस्ट। एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर। थोड़ा फायदा मिलता है, रोड बन गई, नहीं मेट्रो तो नहीं बना, मेट्रो बन गया, बुलेट ट्रेन तो नहीं आया, बुलेट ट्रेन आ गया, हाँ हवाई जहाज तो सस्ता नहीं हुआ। तो ये डेमोक्रेसी की फायदा, और ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हमारी सरकार है और हमने ही चुनकर बैठा है, तो हम अपने अपने फायदे के लिए जो जो चाहेंगे वो करना होना चाहिए डेमोक्रेसी में। So this is why when we ask people about the way democracy functions, they will always come up with more expectations, more complaints, more expectations, more complaints, which is good for democracy। कि जब भी लोगों से पूछा जाएगा डेमोक्रेसी से क्या उम्मीद है, तो वो कुछ कहेंगे ये होना चाहिए, ये हो जाएगा, फिर अब तो हो गया तो ठीक है ना, नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए था ना, अच्छा ये भी हो गया, और कुछ हाँ, ऐसा होना चाहिए, नहीं नहीं ये नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। बस ये कंप्लेंट्स और एक्सपेक्टेशंस हमेशा ही डेमोक्रेसी में आपको चलते रहेंगे। मैंने जो स्टार्टिंग बताया था, द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप सवाल उठा पा रहे हैं सरकारों पर, व्यवस्थाओं पर, ये अपने आप में बता रहा है कि आप डेमोक्रेसी में जीत गए हैं या डेमोक्रेसी है आपके यहाँ। It shows that people have developed awareness and the ability to expect and to look critically at power holders and the mighty। ये अपने आप में दिखा रहा है कि आप जो पावर में बैठे हुए हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनको आप नहीं बैठा है, उनसे सवाल करना, उनसे एक्सपेक्ट करना, उनका कंप्लेंट रखना, उनके खिलाफ बात करना, उनकी आपकी उम्मीदों पर खरे ना उतारने पर आपको उनको जो वोट देकर के हटाना, ये सब अपने आप में डेमोक्रेसी का फायदा दिखा रहा है। अ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी शोज दैट द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट। जनता जब अविश्वास करती है कि ना ना तुमने ठीक काम नहीं किया है, ना ना ये सरकार ठीक से काम नहीं, ये अपने आप में दिखा रहा है कि आपने डेमोक्रेसी में जीत लिया, क्योंकि आप अपने हिसाब से बात कह पा रहे हैं। और अब आप एक सब्जेक्ट से जो सिटीजन बन चुके। सब्जेक्ट मतलब गुलाम थे आप पहले, कि जो हम बोलते थे वही करना पड़ता था। रॉलेट एक्ट लगा दिए मतलब लगा दिए। अब आप नहीं कह सकते कि नहीं नहीं जो कानून लगा दिए सो लगा दिए। किसान बिल भी उतना आंदोलन होने के बाद सरकार को वापस लेना पड़ा था, जबकि रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो हुआ था, लेना पड़ा था। तो वही करे कि जब डेमोक्रेसी जीत रही है, इसका मतलब अब आप सब्जेक्ट से सिटीजन बन गए हैं, आप अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। पहले आप अपने अधिकार की बात नहीं कर सकते थे। तो ये अपने आप में डेमोक्रेसी का फायदा है। मोस्ट इंडिविजुअल्स टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज रन एंड टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। कुछ यंग जनरेशन के लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे लोगों को लगता है कि हमें वोट का फायदा है। और मैं यंग जनरेशन से भी कहना चाहूंगा, वोट ही आपका भविष्य तय करेगा। सही वोट दें और अपनी सरकार चुनें और उस एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करवाएं, यही आपकी भविष्य को चुनेगा। और वोट से जो है ये सारे कह सकते हैं कि आपको जो है फायदे मिलेंगे। इस प्रकार हमारा ये पूरा चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया होगा कृपया करके कमेंट में जरूर सवाल पूछें, क्योंकि ये भी डेमोक्रेसी ही है। थैंक यू। हर हर महादेव।